नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बेटी का सौदा कर प्रेमी के साथ फरार हो गई मां। मामला संज्ञान में आते पुलिस हुई एक्टिव। ताबड़तोड़ छापेमारी कर बच्ची को कर लिया बरामद। मां को भी पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए छपरा से मुजफ्फरपुर आया युवक हो गया लापता। और पनीर खाने वाले पर्व त्योहार में रहे सावधान। बाजार में मिल रहे हैं नकली पनीर। छापेमारी कर भारी मात्रा में किया गया बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए आया एक छात्र अचानक लापता हो गया। छपरा के भेल्दी थाना क्षेत्र के खरीडाहा निवासी 21 वर्षीय छात्र आशुतोष राजन अपने पिता डॉक्टर आलोक राजन और माता मंजू कुमारी के साथ सोमवार की सुबह 10 बजे कागजातों के फोटो स्टेट कराने के लिए मेडिकल के गेट नंबर 1 के सामने एक दुकान पर पहुंचा। फोटो स्टेट कराने के दौरान ही आशुतोष हजमोला लेकर आने की बात कहकर वहां से निकला, लेकिन वापस नहीं आया। माता पिता बहुत देर तक इंतजार किए, लेकिन वह नहीं आया। कॉलेज और अस्पताल में खोजबीन की गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। आशुतोष के पिता डॉक्टर आलोक राजन पूर्व में एसकेएमसीएच में एफएमटी विभाग में कार्यरत थे। 4 साल पहले औरंगाबाद ट्रांसफर हो गया। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच एक बात सामने आई है, एसकेएमसीएच के नामांकन स्लॉट में आशुतोष का नाम ही नहीं है। एसकेएमसीएच प्रशासन ने साक्ष्य उपलब्ध कराया है। इधर आशुतोष के माता पिता नामांकन का दावा कर रहे हैं, लेकिन नामांकन स्लॉट में उसका नाम ही नहीं है। बच्चा सोनपुर से एडमिशन कराने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज आया हुआ था। 10 बजे उन्होंने नाश्ता किया मेडिकल कॉलेज के सामने। उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी जेरोक्स करने गया, वापस नहीं आया। आधे घंटे तक हम लोग सोचे भीड़ होगा तो नहीं आया तो हम लोग सोचे भीड़ की वजह से। फिर हमने कॉलेज में गए तो कॉलेज में बोले कि रैगिंग के लिए बच्चों को पकड़ लिया होगा, तो भी हमको लगा कि नया स्टूडेंट है तो पकड़। 1 घंटा उसके बाद नहीं आने के बाद हमने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट किया है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद अभी तक एप्लीकेशन दिया, पर अभी आज 24 घंटे से ऊपर हो गया, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है और ना कोई एफआईआर कॉपी हम लोगों को प्रोवाइड किया गया। उसका नाम यहाँ नहीं आया क्या एडमिशन में? एडमिशन में नाम हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। ये ना हमें कॉलेज की तरफ से बताया गया है और ना यहाँ से बताया गया है। लास्ट बात कब हुई थी उससे? लास्ट बात मतलब मेरी सिस्टर से हुई थी। मेरी सिस्टर साथ में आई थी, मैं नागपुर में रहता हूँ। तो 11 बजे के 11:28 के बाद उसका फ़ोन करीब 11:40 तक रिंग हो रहा था। उसके बाद फ़ोन रिंग होना भी बंद हो गया था। धीरे धीरे बताइएगा। हाँ, हम सर सोनपुर से आए हैं। उसको लेकर आए थे, उसके पापा भी आए थे और हम मम्मी हुए। वहाँ से बच्चा ठीक ही आया था। उसके बाद जो अभिषेक स्टूडियो है वहाँ से फोटो कॉपी हुआ। फिर उसके बाद बोला कि मम्मी हम हजमोला लेके आ रहे हैं। बस 5 ही मिनट में हम देखे, कॉल भी किए। एक बार कॉल उठाया, उसके बाद फिर 2-3 मिनट के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो फिर हम घबरा गए। वहाँ एसकेएमसीएच गए हॉस्पिटल में, वहाँ की वहाँ होगा। वहाँ के बॉस लोग बोले कि जो उसके सेकंड जो है एमबीबीएस के बच्चे, वहाँ के बोले कि सीनियर लोग रैंकिंग में ले गए हैं। तो हम 2 घंटे वहाँ इसी तो कहें कि बॉस लोग को आप नंबर पे बोलिए कि माने मेरा बच्चा तो वहाँ है तो भेजा जाए। बहुत परेशान हो गए, वहाँ से भी नहीं बताया गया। उसके बाद हम थाना जो सदर थाना है उनके पास गए।
वो फिर बोले कि मैडम वहाँ थाना के पास जाइए जहाँ। क्या अनहोनी की कोई आशंका है, कोई डर है? ऐसे तो हमको सर बच्चा सही ढंग से आया था, बच्चा घर में भी कोई गलत कोई ऐसा मन में शक उक है, कोई डर है कोई बात का? अभी तो कोई किसी पर सर शक नहीं, बच्चा ठीक ही ढंग से आया था। किसी बात को लेकर तनाव में था, टेंशन में था? मैंने ये कह रहा था कि मैंने सेकेंड राउंड में मतलब हमको दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराना था, ऐसा बोल रहा था। आप लोग कहते यहीं करवाना है? नहीं, जब दबाव नहीं डाल रहे थे, बोल रहे थे कि तुम अपना मतलब फॉर्म फिलअप करो। से पुलिस की ओर से क्या मदद मिली है? कोई मदद नहीं मिली, नहीं सर। जहाँ तक कि परेशान ही किया गया है हमको। जब भी आ रहे हैं तो कहते हैं कि अभी बड़ा बाबू नहीं है, तो मैंने उल्टा सीधा कि आप जाइए बाद में आइए, यही सब कहा जा रहा है। मेडिकल स्टूडेंट गायब है तो उसमें सना कर ली गई है, और मेडिकल स्टूडेंट का अभी तक इंक्वायरी में तो ये चीज़ सामने आया है कि वो अपने पेरेंट्स को बोल के गया था कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उसका एडमिशन हो गया है, लेकिन जब यहाँ से लोकल इंक्वायरी की गई, थाने के द्वारा इंक्वायरी की गई, तो उसमें सामने आया कि वो उसका कहीं एडमिशन हुआ नहीं था और वो घर वालों को झूठ बोल करके इधर लेके आया था। तो अभी तक की इंक्वायरी में ये आया कि वो उसी डर से वो घर वालों से भाग गया है कि शायद घर वाले उसकी पिटाई करेंगे। तो बट हम लोग उसके फ़ोन को ट्रेस कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो लड़का मिल जाएगा जल्दी। साथ आया था या अकेले आया था? वो पेरेंट्स के फादर के साथ आया था। कुछ अभी तक लोकेट नहीं मिल पाया? लोकेट नहीं मिला है, वो फ़ोन स्विच ऑफ करके भागा हुआ है, बट उम्मीद है कि वो आ जाएगा जल्दी, खुद से भागा है। पनीर खाने के शौकीन है तो जरा सावधान हो जाए। आजकल बाजार में नकली पनीर भी मिल रहा है जो असली पनीर जैसा ही दिखाई देता है। पनीर खरीदते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, जरा सी लापरवाही से स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मुजफ्फरपुर में पुलिस और फूड विभाग ने 15 क्विंटल नकली पनीर और पेड़ा बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड से भारी मात्रा में पनीर दूसरे जिले में भेजा जा रहा है। पुलिस ने तुरंत बस स्टैंड में छापेमारी कर बड़ी पनीर और पेड़ा बरामद कर लिया। छापेमारी की भनक लगते ही मिलावट के सौदागर मौके से भाग निकले। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से जब पनीर की जांच की गई तो सभी पनीर नकली निकली। पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आमिर। अगर आप पनीर के शौकीन हैं तो ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस वक्त हमारे हाथ में ये पनीर मौजूद है। ये पनीर देखने से आपको बिल्कुल ओरिजिनल लग रही होगी, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ये डुप्लीकेट पनीर जो है यहाँ से विभिन्न जगहों पर भेजी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली और सूचना के आधार पर बैरिया बस स्टैंड में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पनीर और पेड़ा, जो पेड़ा आप खाते होंगे जो हर जगह मिलता है, वो पेड़ा बरामद की गई है। और देख सकते ये पनीर है और जो मात्रा देखिए, भारी संख्या में पनीर, लगभग 12 कुंटल पनीर और कई किलो पेड़ा भी बरामद किया गया है। यहाँ पर इस वक्त बैरिया जो ओपी है उसमें जब्त कर रखा गया है। फूड इंस्पेक्टर सुदामा चौधरी भी लगातार मौजूद है और इनके द्वारा चेक किया गया है और चेक करके ये पता लगाया गया है कि ये जो पनीर है ये ओरिजिनल है या नहीं। देख सकते हैं इसमें केमिकल डाला गया और केमिकल डालते ही ये पनीर का कलर है ये ब्लैक हो जाता है, जिससे जाहिर होती है कि ये डुप्लीकेट है, मैदा से बनाया गया और इसमें विभिन्न प्रकार का चीज़ जो मिलावटी चीज़ है वो मिलाया गया है। और अब सुदामा चौधरी मौजूद है, फूड इंस्पेक्टर। सर, कैसे ये जाने की तो ओरिजिनल लग रहा है? ये ओरिजिनल नहीं तो लैब टेक्नीशियन जो मोबाइल फूड वेंडिंग लैब में जो टेक्नीशियन है उनके द्वारा जांच किया गया, टिंचर आयोडीन डालकर देखा गया। उसमें प्रथम दृष्टया इसमें ओरिजिनल पनीर नहीं है, पनीर में मिलावट है और स्टार्च पाया गया है। आयोडीन टिंचर से जैसे ही डाला गया काला हो गया, और अगर वाइट का वाइट रहता तो सही रहता, काला हो गया, ब्लैकनेस आ गया, पनीर सही नहीं है, गलत है। क्वालिटी ये अरारोट मैदा ये सब हो सकता संभावना है। और इसमें प्योर आपका दूध का होना चाहिए पनीर, उसका जो गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया। और इसमें और क्वालिटी इसका और अति होते जा रहा है। तो आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ जी, तो हाँ, जान खिलवाड़ है, खिलवाड़ इस तरह का प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाएगा तो लोग खाएंगे तो क्या जिंदा रहेंगे? हाँ, इसका क्वालिटी जिस तरह से लाया जा रहा था, इसका जो कंडीशन है वो मेंटेन रहना चाहिए। पनीर का भी लाने का जो प्रक्रिया है वो भी मेंटेन हो करके, डीप फ्रीजर हो चाहे कोई फ्रीजर गाड़ी हो, इस सब से लाने का है। जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है लाने का भी जो था उसका सही नहीं अथी किया गया। इसमें पनीर में एंटीवायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह आ गया है, जो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनते जा रहा है।
अच्छा, कैसे सर जाने इसको केमिकल डालने के बाद? केमिकल डालने के बाद उसका कलर बदल दिया। कलर अगर ब्लैक हो गया तो स्टार्च है और मिला हुआ चीज़ है। अगर वो सही रहता तो उजला का उजला ही रहता। कितना कुंटल है? 450 kg है। 4.5 क्विंटल पनीर है और 1250 के आपका केजी वो आती है आपका। तो ये विभिन्न जगहों से भेजा जा रहा था बस से? हाँ जी, विभिन्न जगहों से। करीब हम समझते हैं कि 100 किलोमीटर रेडियस से ये सब माल आ रहा था। और ऐसे पूरा मैंने सही जगह नहीं बताया जा रहा कहाँ से आ रहा है। ऐसे खगड़िया लोग बता रहे हैं, अररिया बता रहे हैं, इस तरह से बताया जा रहा है। अरेस्टिंग वगैरह हो पाई है? अरेस्टिंग वगैरह कहीं कुछ नहीं। पुलिस जो आपके ओटी जो थी, ओपी का जो है पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी नहीं स्पष्ट बताया जा रहा है। चाहते थे एक मतलब लाइव चेक करके बताइए, थोड़ा केमिकल लाइए। हाँ, केमिकल लाइए। और दर्शक को अपने बताएंगे कि देखिए किस तरह से मिलावटी पनीर जो है वो समझ में, आप भी अगर खरीदने कहीं जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप ओरिजिनल खरीद रहे हैं या डुप्लीकेट खरीद रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो केमिकल लाइए और केमिकल से इसको चेक करके फिर रख दिए। तो देखिए तस्वीरों में हम कहेंगे कि कैमरा पर्सन को कि नज़दीक आकर दिखाएं। और देखिए क्या डाल रहे हैं, ये आयोडीन है। ये आयोडीन डाला जा रहा है, पनीर में आयोडीन डाला जा रहा है। देखिए इसका कलर देखिए कैसा किस कलर तरह से कलर हो जाएगा और बदल रहा है, थी हो रहा है, देखिए। काला हो गया। इसमें स्टार्च और भिन्न भिन्न चीज मिला हुआ है। अगर ये उजला रहता तो सही पनीर माना जाता। गुणवत्ता पूर्ण नहीं है, गुणवत्ता ये सही नहीं है। ये पनीर में मिलावट है, पनीर सही नहीं है। अच्छा, पेड़ा भी है? पेड़ा भी है, पेड़ा भी है। पेड़ा का भी जांच कर लीजिए। पेड़ा का भी देखिए, इसको पेड़ा रखा हुआ। और देखिए ये पेड़ा लोग बहुत शौक से खाते हैं। और देखिए पेड़ा का भी जांच यहाँ पर किया जा रहा है। और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये पेड़ा डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। इसमें आयोडीन डाला जा रहा है, देख सकते हैं। और ये डालते ही इसका कलर देखिए किस तरह से चेंज हो गया, ब्लैक हो गया, देख सकते हैं। ये पेड़ा है। अगर खोआ सही रहता, खोआ सही रहता तो जैसा पेड़ा का है वैसा ही रहता। इसमें किसी तरह का ब्लैकनेस नहीं आता। ये ब्लैकनेस आने का मतलब कि इसमें आपका अथी स्टार्च मिला हुआ है। फिलहाल इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी? हाँ, कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित किया जा रहा है कहाँ का है। हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कहाँ का है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो फूड इंस्पेक्टर सुदामा चौधरी को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कारोबारी है जिन्होंने आम लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रची थी, डुप्लीकेट पेड़ा और पनीर को यहां से विभिन्न जिलों में भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद कर लिया और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर आप भी पनीर और पेड़ा के शौकीन हैं तो ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए और देखकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। हमको कुछ नहीं बनना है। बिहार के मुख्यमंत्री के इस बयान पर तंज कसते हुए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की अपनी हालत इतनी खराब है कि अपने राज्य में पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो देश के स्तर पर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों के पास 20-20, 25-25 एमपी है, वे अपने राज्यों में जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं, ना दल बचा है, ना इमेज बचा है, तो किस आधार पर उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस दल के पास 0 एमपी है वो बताएंगे कि देश कौन चलाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के 2/3 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। संख्या गिनाने के लिए उन दलों को साथ कर लिया गया है। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि यह गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है, न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना,
उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब लदे एक ट्रक पकड़ा। गाड़ी में 300 से ज्यादा कार्टन नोट थे, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। शराब की यह बड़ी खेप हरियाणा से आकर अहियापुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में उतरनी थी। शराब कारोबारी ने सेब की आड़ में शराब की तस्करी का पैंतरा आजमाया था, लेकिन पुलिस इनके मंसूबों पर पानी फेर दी। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि मौके से एक बाइक के साथ गिरफ्तार दोनों व्यक्ति लोकल हैं और शराब को ठिकाने लगाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुख्य कारोबारी को भी चिन्हित कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल रात में अहियापुर में जो गश्ती गाड़ी है उसको सूचना मिला था, गुप्त सूचना मिला था कि एक बड़ी शराब की खेप है जो यहाँ पे अनलोड होने वाली है। तो उसी का सत्यापन के लिए फतेहपुर चंदन बकरी रोड पे गश्ती गाड़ी गई और उसको इंटरसेप्ट किया ट्रक के साथ में एक लाइनर था जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसको भी पकड़ा है। उसमें 5-6 लोग बैठे हुए थे। तो गश्ती गाड़ी को पुलिस की कार्रवाई को देख करके सब लोग भाग गए। तो इन्होंने फिर पानी में कुछ लोग भाग गए थे, तो इन्होंने पानी में जाकर के 2 लोगों को रिकवर किया है, 2 लोगों को उठाया है और उनकी अरेस्टिंग की है। और उसके अलावा 350 कार्टन के आसपास शराब बरामद की है। और जो ट्रक है वो हरियाणा का है और जो लड़के हैं जिनको पकड़ा है वो लोकल ही कटरा के रहने वाले हैं। ये क्या रखा हुआ था उस ट्रक के अंदर में? उसमें सेब था, सेब के नीचे शराब छुपाई हुई थी। हाँ सर, डिलीवर करना था, कुछ पूछताछ ये चीज़ चल रही है, अभी पूछताछ का मामला है। क्या सर कीमत होगी जब तो शराब की लगभग अंदाज कुछ? 3000 लीटर के आसपास शराब है। तो उस हिसाब से एग्जैक्ट अमाउंट तो बताना मुश्किल है कि कितना। ये मुजफ्फरपुर में डिलीवर करना था या आगे से? अभी तक तो उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर में लोग कर रहे थे। अभी तक की पूछताछ में तो वही सामने आया है। मंगलवार को हो हंगामे के साथ मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त नंद किशोर चौधरी ने बैठक का संचालन किया। राष्ट्रगान के बाद मेयर निर्मला साहू ने वार्ड पार्षदों को अपनी अपनी समस्याओं को रखने को कहा। इसी दौरान डिप्टी मेयर मोनालिसा अपनी बातों को बैठक में शामिल नहीं किए जाने पर नाराज हो गई। और उसमें लिखी भी जाती है। हम जाते हैं, अगर तो उसका भी लिखा जाता है। हमने लिखवाया है, उसमें हमने ये भी कहा है, आपको अगर आपने कहा कि हम लैपटॉप के अंदर नहीं लेंगे तो ठीक है, आपको नहीं लेना है या जिनको नहीं लेना है वो लिख के दे दीजिएगा। हम सब लिखते हैं। मैं अपने कार्यपालक पदाधिकारी को बोलना चाहूँगी। आज हम लोग मीटिंग करने आए हैं, आपकी बात को हम लोग रखिए आराम से। दूसरी बात है कि सबसे पहले जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, अभी जो गड्ढे हैं, ये पेपर में जो नहीं आप देख लीजिए, ये पेपर का जो ये गड्ढा कटिंग है प्रभात का बच्चा, ये क्या है? आप पहले मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनिए, उसके बाद मेरी बात को भी आप सुनिए। मैंने मेयर निर्मला साहू ने उन्हें बैठक छोड़कर चले जाने की बात ही कह दी। इससे डिप्टी मेयर के समर्थक पार्षद भड़ककर हंगामा शुरू हो गया। इसी दौरान वार्ड 20, 22, 27, 32, 33, 34 और 40 के पार्षद अपने अपने क्षेत्र में हुए जलजमाव को लेकर धरने पर बैठ गए। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल के उंगली दिखाए जाने पर मेयर ने बैठक को ही स्थगित कर दिया। पार्षद संजय केजरीवाल ने कहा कि पिछली बैठक में भी उन्हें बोलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि मेयर की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। बैठक में मेयर ने 1 दर्जन प्रस्ताव रखे पर सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हंगामे की भेंट चढ़ गई। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल जाती तो नगर निगम
होल्डिंग स्वामियों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स एवं सफाई और पानी का यूजर चार्ज जमा करने पर विशेष छूट मिलता, पर ये हो न सका। वहीं पहली बार नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल होने पहुंचे एमएलसी कारी शोएब ने निगम बोर्ड की बैठक पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब होगा कि नहीं होगा, अब तो हम लोग तो अपना समस्या के निदान बोले हैं करने के लिए। हम लोग बोलेंगे तो नहीं करेंगे, वो लोग बोलेंगे तो सिर्फ वो लोग के बात हम लोग सुनेंगे, हम लोग बोलेंगे तो मीटिंग के स्थापित कर देंगे। ऐसा होता है, जब हम लोग अपना समस्या नहीं बताएंगे तो जानेंगे कैसे। लेटर पर लेटर देते हैं लेकिन लेटर के जवाब नहीं आता है। इतना रोड नाला, लेकिन पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। सारा वार्ड पूरा समस्या को पूरा वार्ड का वही समस्या है 149 का। आप बोलेंगे तो लेके हम लोग आए तो समस्या को उनको सुनना चाहिए ना, कि उठ के चले गए। ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग का मान सम्मान का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग को तो भी जनता चुन के लाई है, उनको भी जनता चुन के लाई है। हम लोग के जनता चुन के थोड़ी ना लाई। सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, बताइए। उठ के अति कर दिए हैं। जनता वार्ड नंबर 33 की भी जनता दी है, उनको भी वोट दी है, पार्षद को भी वोट दिए, मेयर को भी दिए, डिप्टी मेयर को भी दिए। सबका समस्या का उनका समाधान है। किसी तरह उठ के भाग जाएंगे। उनको जनता चुने हैं, हम लोग की जनता नहीं चुने हैं क्या? हम लोग अपने से आए हैं क्या? सुनना पड़ता है दरवाजे पर जब लोग पीने तक पानी नहीं मिलता है। समझ इतना समस्या नहीं है। सब लोग छचरी के पुल पर जाना, घर में पानी घुसा हुआ है, पानी भी घर में घुसा हुआ है। सब घर में से निकल के शहर में बैठता है, रोड पर आके बैठता है, घर में से निकल। वार्ड नंबर 33 में तो नाला का निकासी भी नहीं है। 32 में तो कोई काम ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज महत्वपूर्ण 3 एजेंडा, ट्रेड लाइसेंस, रोड का वर्गीकरण और दुकानदारों से जो यूजर टैक्स के रूप में जो 1 शटर, 2 शटर, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, ये 3 महत्वपूर्ण एजेंडा था। कई निगम के जो है मठाधीशों को यह पसंद नहीं आता है कि संजय केजरीवाल ये 3 एजेंडा क्यों ले आए। 24/6 की बैठक में भी बजाबते विधिवत धारा 49 के पारा 3 का पालन करते हुए नगर आयोग के माध्यम से मैंने वो 3 एजेंडा लाए थे, लेकिन उस दिन भी बैठक स्थगित या समाप्त कह के उठ गए। आज भी बोर्ड की बैठक शुरू होती है तो उसका मुद्दा यही होता है कि जो एजेंडा है उस पर बहस होनी है। तो सबसे पहले डिप्टी मेयर साहिबा ने जब शहर के जनता के दर्द को बयान किया एक अखबार पत्रिका के माध्यम से, तो जवाब महासभापति का जवाब यह होता है कि आप उठ के चले जाइए, आप जा सकती हैं। क्या सभापति का इतना गुस्सा में होना जायज? अभी भी मैं किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो बात बनती है, फिर मीटिंग चालू करने के लिए आग्रह करेंगे हम लोग। 1 घंटा के लिए मीटिंग स्थगित हुआ है तो सब लोगों की बात एक एक करके सुनी जा रही थी कि परंपरा ठीक था कि 1 नंबर वार्ड, 49 नंबर वार्ड, इस तरह से मेरा बैठक किसी कारण से नाराज़गी हो गई है तो उसको काम को रोकना नहीं है, काम को आगे बढ़ाते रहना है। पूरा शहर जल जमाव से त्रस्त है। हाँ, जल जमाव का त्रस्त है तो ये बात तो निश्चित तौर पर हम लोग भी डेली नगर आयोग से बात करते रहते हैं। व्यवस्था तो उन्हीं को करना है, डायरेक्ट हमको आदेश करने का पावर नहीं है। तो हम लोग जो समस्या आती है उसको जगह पर उठाते हैं और बोर्ड की बैठक में इसीलिए उठाता है लोग। अस्थायी समिति बोर्ड का बैठक इसीलिए होता है। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है आपस में झगड़ा करना। इतनी बोर्ड की बैठकों में आप शामिल होते हैं, आपको लगता है? हम हर बैठक में शामिल होते हैं, हर बैठक में शामिल होते हैं और हर बैठक में कुछ न कुछ निर्णय लिए जाते हैं या बोर्ड की बैठक से पास होता है वो धरातल नहीं। बहुत सारे काम टेंडर हुए हैं और हमको लगता है हो रहा है। ये 6 महीना 7 महीना के अंदर में काफ़ी लगता है 50-60 करोड़ की योजना जमीन पर उतर रही है। जमीन पे तो हर साल जल जमाव भी होता है। जल जमाव तो मतलब मोती झील में तो पानी नहीं लगा, निकल गया। बेला में तो सब जगह धीरे धीरे इस बार काफ़ी काम आगे बढ़ा है विकास का। इस बार बारिश भी कम हुई है। बारिश कम भी हुई है और ज़्यादा भी हुई, एक के दिन में ज़्यादा हो गया है। शुरुआत हंगामेदार हुई कि वार्ड पार्षदों की बातें को नहीं रखा जाता है। जो वार्ड बहुत पिछड़े हैं उनको एक भी समरसेबुल, एक भी योजनाएं नहीं दी गई। कुछ वार्डों में बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं, 2-3 समरसेबुल दे दिया गया। तो लोगों ने अपनी
प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, तो मेयर महोदया को ये पसंद नहीं आया तो वो बैठक से उठ के चली गई। मैंने बोला था कि प्रोसीडिंग में मेरी बातें नहीं रखी जाती हैं। कितनी 4-5 बोर्ड की बैठकें हुई, उसमें मेरी एक भी बातों को नहीं रखा गया, प्रोसीडिंग में नहीं डाला गया। स्टैंडिंग की बातों को प्रोसीडिंग में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अपने बाइट में दे चुकी हूँ, प्रोसीडिंग की बातों को नहीं रखा जाता है। उसके बाद अभी जो मेयर महोदया का जो प्रस्ताव है, अभी हमारी जनता जलमग्न है। बहुत सारे वार्ड हैं, जैसे 30 है, 32 है, 35 है, 36 है, ये सारी जनता जो है अभी जलमग्न, अभी भी वाटर लॉगिंग बहुत सारे क्षेत्रों में है। तो उन सब पर विचार करना चाहिए कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो पानी ऊपर से निकाल दें, पंप से निकाल लें, सकल मशीन से निकाल लें, ये सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट। उसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा कि नाला का ढलाव किधर है और उसका ड्रेनेज हम किधर निकालें। इन सभी पर चर्चा होनी चाहिए, तो इन सभी पर चर्चा नहीं हो रहा है। उसके बाद रोड के गड्ढे हैं, मैंने लेटर 31 जनवरी को ये लेटर मैंने प्रस्ताव का भेजा था मेयर महोदया को, जिस पर विचार नहीं किया गया। अपर नगर आयुक्त महोदय बगल में बैठे हुए हैं। मेरे 11 सूत्री प्रस्ताव को बैठक में नहीं रखा गया, जिसमें प्रस्ताव 3 और 4 में मैंने जल जमाव की समस्या और सड़क के गड्ढों की समस्या पर मैंने ये प्रस्ताव रखा था। अगर जनवरी में उस समय इस प्रस्ताव पर विचार हो जाता और सड़क के गड्ढे भरे होते और जल जमाव से हम लोग कैसे निजात पाएं, उस पर चर्चा हो गई रहती। उस समय से हम लोग अगर काम किए रहते तो इस 5-6 महीनों में हम लोग इस समस्या से निजात पा सकते थे। और आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता कि एक रिक्शा चालक सड़क के गड्ढों को मोती झील के फ्लाईओवर में सड़क के गड्ढों को रात के 12 बजे भाग रहा है। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। इसके लिए भी मैंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। और जहां तक वार्ड पार्षद, जो भी वार्ड पार्षद हैं, 49 वार्ड के वार्ड पार्षद, वहां की जनता मुझे वोट की है, मेयर साहिबा को भी वोट की है, विधायक जी को भी वोट की है। और सारे वार्ड की जनता की समस्या हम सभी की समस्या है, तो हम सभी को मिल बैठ के इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। के कारण शहर का विकास बाधित हो जी, इसको आप जो भी समझ लें, मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। तो जो मेरे बैठक आज हम लोग का जो आज एजेंडा था, सिर्फ जन विकास का मुद्दा था। हम लोग जनता के जो हित के, जो जनता लोग की जो परेशानी है, तब मेरा मुद्दा उसी पर था। तो मैंने अपने भी क्षेत्र में घूमा, पूरे वार्ड में देखा कि जनता भी जाम पानी से, जल जमाव से, थोड़ा जहाँ पीने की पानी की समस्या, लोग परेशान हैं। तो मैंने अपने एजेंडा पर चर्चा करने से पहले मैंने अपने वार्ड पार्षद लोग को कहा, पहले आपके वार्ड की जो समस्या है, आप अपने वार्ड की समस्या बताइए। पहले आपकी समस्या को हम लोग सुनेंगे, उसके बाद एजेंडा पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो बैठक में डिप्टी मेयर जो महोदय हैं, वो एजेंडा पर चर्चा नहीं करके उनको अपना जन विकास का काम नहीं करना है। उनको सिर्फ जो मेन अपने लाइन से हट करके जो उनका जन विकास, जनता के विरुद्ध भी जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, उसके विरुद्ध वो जा रही है। और उसके विरुद्ध वो अपना हथियार लेकर के मीडिया का खबर लेके न्यूज़ पे यहाँ पे दिखाती है। बोर्ड की बैठक में मीडिया जो हम लोग के चौथा स्तंभ है, जो कि शहर की समस्या को बताती है। तो हम लोग को भी उन समस्या को देखते हुए यहाँ पर आकर के उस समस्या को दूर करवाना है कि कैसे जनता का समस्या से दूर हो। मीडिया का तो अपना काम है, दिखाना तो दिखाएगी। अब वो यहाँ पर डिप्टी मेयर हो, चाहे मेयर हो, चाहे नगर विधायक हो, जो भी लोग हैं, चाहे यहाँ के वार्ड पार्षद, सबको अपने अपने क्षेत्र का काम करना है, काम करवाना है। जो निगम के पदाधिकारी हैं, निगम के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या काम करवाने की, जन विकास के विरुद्ध, जो जन विकास का हम लोग का मुद्दा है, उसके विरुद्ध में हम लोग को रहना है। वो जनता का विकास नहीं चाहती है, वो जनता के काम के विरुद्ध है, कोई काम को करने नहीं देती है। शहर का विकास, मेरा यहाँ पे जनता का विकास हम लोग का प्रमुख मुद्दा है। मेरा काम है जनता का विकास करना। काम हम तो आज एजेंडा अपना लेकर के आए हैं, जिससे कि मेरी जनता भी परेशान है। बहुत लोग मेरे पास अभी आए हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में, जो कि हम लोग इस पर बोर्ड की बैठक में था, उसको हम लोग को लाना था कि दिसंबर तक लोग उसको, मतलब जनता को जो फाइन है उसको मुक्त कर दिया जाए। तो बहुत लोग का मेरे पास प्रस्ताव, मैंने उनको आश्वासन भी दिलवाया, विश्वास भी दिलवाया है कि मैं बोर्ड की बैठक में लेके आ रही हूँ, मैं आपकी समस्या को दूर करवाऊंगी। अभी हम लोग का जो रतनिया वेस्ट प्लांट वहाँ पे कूड़े का वो डिजिटल होने वाला है, उस पर भी हम लोग का काम होने वाला है। तो जन विकास के विरुद्ध है, जन विकास का वो सहायक सहयोग में नहीं रहती है। उनको सिर्फ अपना दिखाना है कि कैसे हमको विरोध करना है, जनता का विकास नहीं हो। बस वो जनता का विकास नहीं हो। हाँ, तो जल जमाव के मुद्दे में परेशानी है, अभी बुटको वाला काम चल रहा है, जिस कारण पानी जगह जगह
लग रहा है, वुडको भी अपना काम कर रही है। अभी बारिश के तो इस पर तो मैंने राज्य सरकार को भी लिखा है, केंद्र सरकार को भी लिखा है, यहाँ पे नगर आयुक्त महोदय से उनसे भी बराबर बात मेरी हो रही है कि जनता मेरी परेशान है। तो बरसात के कारण काम रुक भी गया था, फिर काम अब तेजी गति से मैं एक मिनट बोल के कितनी बातें मैं सुन रहा था, कई लोगों की समस्याएं हैं, पूरी बातें हुई, कितने शर्म की बात है हम लोगों की, जितने भी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि जो मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार की राजधानी कहलाती है, जो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कहलाता है, जो इस बिहार और देश जो है हमारा देश चांद में जा रहा है, और एक मुजफ्फरपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर नॉर्थ बिहार की राजधानी में हॉट सिटी बरहमपुरा के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के नगर भवन में आईसीसीसी भवन के पास मेयर निर्मला साहू ने नगर निगम के नए प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। पूरे विधि विधान और पूजा पाठ कर मेयर निर्मला साहू ने नए प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष में ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इस भवन के बनने के बाद पार्षदों के बैठने की जो व्यवस्था पहले नगर निगम में नहीं थी, वह समस्या दूर हो जाएगी। मौके पर निगम के कई कर्मचारी, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर निगम का भवन का जो से आज भूमि पूजन किया गया है। तो आज हम लोग का ये 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 साल में ये बन के तैयार होगा। इसमें सभी जो वार्ड के हैं, अभी हम लोग को वार्ड पार्षद है, थोड़ा बैठने में भी दिक्कत है, और जो कुछ लोग भी आते हैं जन समस्या लेकर के, तो उन लोग की सबकी सुविधा का ख्याल रखते हुए इसी भवन का भूमि पूजन किया गया है। ये 2 साल के अंदर में ही मतलब कि कंप्लीट होगा। मुजफ्फरपुर के सकरा गोपीनाथपुर गांव निवासी नीरज कुमार के परिवार में 18 अगस्त को विकृतियों के साथ एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म के बाद खुशियां मनाने की बजाय परिवार वाले परेशान हो गए। पीड़ित परिवार ने हार नहीं मानी और बिना देरी किए 24 घंटे के अंदर बच्चे को लेकर मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार के पास पहुंच गए। जिस समय डॉक्टर अजय ने बच्चे को अस्पताल में दाखिल किया, उस समय नवजात का वजन मात्र 2 किलो 200 ग्राम था और उसमें ना तो आहार नली थी और ना ही मूत्र नली और ना ही एक अंडकोश और मल द्वार भी नहीं था। डॉक्टर अजय ने बिना देरी किए नवजात का ऑपरेशन किया और बच्चे में आहार नली, मूत्र नली और मलद्वार को विकसित कर उसे बचा लिया। अंडकोश के विकास के लिए कुछ महीनों के बाद बच्चे को वापस अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। आइए सुनते हैं इस चमत्कार की कहानी डॉक्टर और बच्चे के परिजनों की जुबानी। बच्चे को पैखाना का रास्ता और गाले का आहार का पेशाब का रास्ता नहीं था। तीनों ऑपरेशन हुआ, तीनों सक्सेस हुआ। बच्चा मेरा बचने वाला नहीं था। हम लोग यहाँ से जा रहे थे, सर बताए ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। कैसे पता चला था कि ये सर देखे तो बताए कि ऐसा ऐसा है इसका पास। तो सर ऑपरेशन के लिए बोले, हम लोग जा रहे थे तो सर बताए ऐसा ऐसा। तो हम लोग फिर से ऑपरेशन के लिए रेडी हुए, तो ऑपरेशन किए सर, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। अब सही है? अब सही है। कब भर्ती किए? 17 को एडमिट किए थे। और क्या दिन हुआ? आज हो गया 11 दिन। हो गया डिस्चार्ज? जी आज डिस्चार्ज हो गया। खुश हैं? हाँ बहुत खुश है, सर से बहुत खुश हैं। यहाँ के स्टाफ लोग भी हर एक बच्चे को अपने तरह से देखते हैं। उम्मीद था सक्सेस हो गया। क्या करिएगा डॉक्टर के लिए? डॉक्टर सर से बोलेंगे कि हमको लिए तो भगवान के रूप में हुए, मेरे बच्चे को ठीक कर दिए। बच्चा जो है नवजात बच्चा 1 दिन का बच्चा था और जब वो हम लोग के पास आया तो उसके मुंह से काफ़ी झाग निकल रहा था और जो भी दूध पिया था तो तुरंत उल्टी हो जा रहा था। ये हम लोग के लिए काफ़ी है ये जानने के लिए कि उसकी आहार नली नहीं बनी हुई है। जब बच्चे को आगे हम लोगों ने देखा तो एग्जामिन करते समय हमें पता चला कि उसके जो लैट्रिन का रास्ता होता है, जो मल द्वार होता है, वो भी नहीं था। और एग्जामिनेशन में ये भी पता चला कि उसके पेशाब की नली जो थी वो भी नहीं बनी हुई थी। तो ऐसे केसेस रेयर होते हैं जिसमें कि मल्टीपल एनामलीज, मल्टीपल जो जन्मजात विकृतियां रहती हैं। साथ में और जांच कराने के बाद हमें पता चला कि उसके हार्ट में भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां थी जिसके लिए अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी।
ऐसे बच्चे जिसमें कि ईसोफेजियल एट्रेशिया विथ ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला विथ एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन विथ यूरेथ्रल एट्रेशिया विथ अनडिसेंडेड टेस्टिस विथ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, ये पूरा का पूरा इस बच्चे का डायग्नोसिस है, जिसका हम लोगों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद हम लोगों ने उसके खाने की नली बनाई और टेम्प्रोरी मलद्वार पेट के रास्ते से बनाया, जिससे कि बच्चा अभी दूध पी पाए और लैट्रिन हो पाए उसको। साथ ही साथ पेट के रास्ते से ही उसके पेशाब करने के रास्ते को बनाया गया है। और जब बच्चा 10 किलो से ऊपर हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके लैट्रिन के रास्ते और पेशाब के रास्ते का डेफिनेटिव सर्जरी करेंगे। इस तरह का केस कितना देखने को जो ईसोफेजियल एट्रेशिया है, मतलब आहार नली नहीं बनी हुई है, ऐसे केसेस तो हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में ये 8वां केस है, बट ये दूसरा केस है जहाँ पे आहार नली के साथ मलद्वार और पेशाब के रास्ता भी नहीं है। ऐसा ये दूसरा केस मुजफ्फरपुर में हुआ है। इस केस में खास बात है कि ये बच्चा कम वजन का था, तो इसमें रिकवरी हम लोगों में थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन बच्चा सकुशल आज घर जा रहा है और ये हम लोगों के लिए, हमारे शहर के लिए गर्व की बात है। उम्मीद छोड़ दिए थे, परिजन उम्मीद छोड़ देते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि इतनी सारी विकृतियां, जन्मजात विकृतियां हैं आपके बच्चे में, लंबा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी माँ और बाप अपने बच्चे के लिए काफ़ी घबरा जाएंगे और छोटे बच्चे के मामले में सब लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है और हम लोगों ने कई ऐसे केसेस किए हैं और अभी तो हम लोग नंबर ऑफ केसेस हम लोग डेली जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हिम्मत करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग इन सब चीज़ों से भी छुटकारा पा पाए। ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारियों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपने, ग्राम सभा की रक्षा हेतु निर्माण का अनुपालन सुनिश्चित करने, ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता देने और सरकार द्वारा ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद करने सहित 19 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को मुखिया संघ ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर 16 से 31 अगस्त तक सभी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम और बैठकों का बहिष्कार किया गया है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जैसा कि हमसे पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय इंद्रभूषण सिंह अशोक जी ने आपको इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दिया है, इन्हीं सारी मांगों को लेकर हमारा मुखिया संघ आज इस धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है, जबकि 15 से लेकर 31 तारीख 16 से लेकर 31 तारीख तक हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और आपने हमारे अध्यक्ष जी से प्रश्न किया था कि क्या अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो संविधान में जो अधिकार हम लोगों को प्राप्त है उसके दायरे में रहकर हम अंतिम दम तक इस पंचायती राज की प्रतिष्ठा और गांव गुरबों में बसने वाले गरीबों के उत्थान के लिए जो भी हो सकता है वो हम लोग करेंगे और जरूरत पड़ा तो दिल्ली तक भी हम लोग कुछ करेंगे और अगर प्रदेश मुखिया संघ का आदेश मिला तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने पर भी विचार करेंगे। देखिए, पंचायती राज आज 73वें संशोधन के लिए ललायित है। देश की आज़ादी का आज 75 वर्ष पूरा होकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं और मुख्यमंत्री भी जय जयकार कराने में लगे हुए अपने अपने सरकार का। जो गरीबों का असली सरकार है उसका सारा पावर काट के अपना नाम कमाने में हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। चाहे जो भी योजना आवे, भारत सरकार फंड दे पंचायती राज को या बिहार सरकार, सब में मुख्यमंत्री का नाम लगा दिया जाता है। टेंडर प्रक्रिया में उसको बदल दिया जाता है। ग्राम पंचायत को जो राशि मिली थी 73वें संशोधन में, उससे ग्राम पंचायत के माध्यम से काम कराना था कि गांव में कोई भूखमरी का शिकार न हो, गांव में भूख से कोई न मरे, वैसे कोई लोग हों तो उनको मुखिया जी काम कराएंगे और नगद भुगतान उनको करेंगे। लेकिन आज तरह तरह के घाल मेल में घुमाकर और इस तरह का व्यवस्था बना दिया गया है। आप सब जानते हैं कि वृद्धा पेंशन भी
मरने की स्थिति में भी अगर वृद्धा एक गरीब हो तो उसके हाथ में हम नहीं दे सकते हैं। एक कबीर अंत्येष्टि का राशि उसके हाथ में नहीं दे सकते हैं। इसी सब के लिए लड़ाई चल रहा है। कितनी मांगे हैं? 19 सूत्री मांग है। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या आगे क्या रणनीति बनेगी? देखिए, लड़ाई है। आज़ादी जब देश को लड़के इस देश के बेटा देश को आज़ादी दिला सकते हैं तो हम लोग ये बात पर आज ही सोच ले कि मेरे लड़ाई का नहीं मांग होगा तो क्या होगा। तो अगर ये बात हमारे सबसे बड़ा अवरोध किसको मानते हैं? बिहार सरकार को, बिहार सरकार इसमें अवरोधक है, क्योंकि उन्हीं को राज्य में पंचायती राज को कंट्रोल करने का अधिकार है और तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आप लोग देखे हैं 7 निश्चय से लेकर 1 से लेकर 2 तक में यह स्थिति बनी हुई है। जो ग्राम पंचायत को राशि मिलता था और हम अपने कार्यकारिणी से खर्च करते थे, पिछले 5 साल में नहीं करने दिए 7 निश्चय के नाम पर। क्या मुखिया का मोहरा बंद कराए गए हैं? बिल्कुल आपके सामने है, नहीं तो इस लड़ाई की क्या जरूरत थी। आज गांव से हम लोग जो उठ कर आए हैं और इस बीच गांव में कोई समस्या हो जाए तो उसको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। पूरे राज्य के मुखिया हर जिला मुख्यालय पर आज बैठे हुए हैं और गांव में किसी तरह का परेशानी आ जाए किसी के साथ तो उसको देखने वाला कोई नहीं। हम तो बिहार का देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी पर बाबा का शेषनाग रूपी महाश्रृंगार किया गया। इससे पहले मंदिर के पुजारी वैजनाथ पाठक, अमरनाथ पाठक, सन्नी पाठक और महंत अभिषेक पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा गरीबनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। दूध, दही, शहद, गंगा जल से बाबा को स्नान कराया गया। महाश्रृंगार के बाद पुजारी बच्चा पाठक ने आरती की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजयमान रहा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन बाबा गरीबनाथ का बर्फ से बाबा अमरनाथ रूपी महाश्रृंगार किया जाएगा। आज का महाश्रृंगार बाबा का भव्य रहा और बाबा गरीबनाथ की कृपा से सारे मुजफ्फरपुर के शहरवासी श्रृंगार देखे हैं और बहुत अद्भुत नज़ारा ये देखने को मिला है। और 8वीं सोमवारी में ये बाबा का अद्भुत नज़ारा हम लोग देखे हैं और बाबा की कृपा हम शहरवासियों पर तमाम बनी रहे, यही कामना करते हैं शहरवासियों से। जय हर हर महादेव, जय भोले। जब सावन के 8वीं सोमवारी के दिन बाबा की कृपा से सभी भक्तजनों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था दरबार में और बाबा के आशीर्वाद से
और सभी लोगों को अच्छा दर्शन प्राप्त हुआ है और सभी भक्तजन काफ़ी उत्साहित है। दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है बाबा के आशीर्वाद से, वो तो महसूस करने की चीज़ है, शब्दों में बताई नहीं जा सकती। श्रृंगार तो बहुत मनमोहक था, हर सोमवारी का श्रृंगार तो बेहतर रहता है और इस बार का भी श्रृंगार काफ़ी। आज हम सावन के अंतिम सोमवारी है, इसलिए हम लोग दर्शन करने आए और पूरे मुजफ्फरपुर के लिए और अपने सरयान मंडल के लिए सुख समृद्धि और शांति का मैंने मनोकामना किया। परिवार के साथ दर्शन किया। दर्शन किया है, नहीं भीड़ तो है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है, व्यवस्था काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और अच्छा लगा बाबा के दरबार में दर्शन करके। दर्शन किया है, मैंने भी किया है और बहुत खुशी मिली कि दर्शन हो गया। पहली बार आए और दर्शन भी हो गया। पहली बार आई? हाँ, मैं पहली बार। हमारा पूरा मुजफ्फरपुर खुशहाल रहे, उसी में हम भी खुशी रहेंगे। इससे ज़्यादा और क्या मांगा जाएगा? लोकसभा चुनाव है, वो सब तो बाबा के ऊपर में है, वो सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं होती है। वैशाली से मार्च चल रहा है कैंडिडेट का। अच्छा है, होना चाहिए। जब क्या उम्मीद है? देखिए, पार्टी भाजपा लड़ेगी तो हमारा कंसीडर करेगी। अंतिम सोमवारी है, 8वीं सोमवारी, जिसमें विभिन्न प्रकार के गुलाब के फूल, लगभग 12 प्रकार के गुलाब के फूल से बाबा गरीबनाथ जी का और जूही बेला से सजावट किया गया है, महाश्रृंगार किया गया। उसके ऊपर शेषनाग बना के, पंचमुख शेषनाग बना के बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार किया गया है, जो कि ये सारा फूल कलकत्ता और बेंगलोर से आए हैं और बंगाली कारीगरों द्वारा लगभग पिछले 4-5 दिनों से श्रृंगार का कार्यक्रम चल रहा था, जो आज बाबा गरीबनाथ जी का अद्भुत श्रृंगार हुआ है और काफ़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ भक्तों का भीड़ हुआ बाबा का दर्शन श्रृंगार करने के लिए। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में सावन की आखिरी सोमवारी एवं श्रावण शुक्ल पक्ष शिवरात्रि सोम प्रदोष पर महादेव का अर्धनारीश्वर रूप में महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व पंडित अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन एवं पंचामृत स्नान कराकर रुद्राभिषेक कराया। उसके बाद महाश्रृंगार और आरती की गई और प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार, कार्यक्रम संयोजक मनीष कुमार सोनी, पुजारी जितेंद्र तिवारी, पंडित राकेश तिवारी, पंडित अनिल मिश्रा, रेणु देवी, धीरज सिन्हा, राहुल तिवारी सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। सावन के 8वें सोमवारी पर साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भोलेनाथ का कभी फल से, कभी फूल से, कभी मखाना से, विभिन्न चीज़ों से श्रृंगार होता आया है। और आज सावन की अंतिम सोमवारी और सोमवारी के साथ साथ आज सोम प्रदोष और त्रयोदशी शिवरात्रि भी है। इसीलिए बाबा बाबा सब कहे, मैया कहना कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे तो होए। इसलिए शिव के साथ आज मैया पार्वती को भी आज शिव साहू पोखर महादेव में बिठाया गया है और अर्धनारीश्वर के रूप में शिव साहू पोखर महादेव को सजाकर उसके पूर्व रुद्राभिषेक कर, पंचोपचार पूजन कर, भगवान का पूजा आरती कर महाश्रृंगार किया गया है। और अर्धनारीश्वर रूप में भगवान भोलेनाथ से यही कामना की गई है कि शिव के साथ शक्ति भी हम सबों को मिले और हम लोग धन धान्य सुख समृद्धि से भरे रहें, लोगों का कष्ट हरे, लोगों का दुख हरे। इसी की मनोकामना से आज शिव पूजा की गई। नाबालिग बेटी का सौदा करने वाली कलयुगी मां सहित 4 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि झारखंड की एक महिला ने अपने 14 साल की बच्ची को मुजफ्फरपुर के एक शख्स को बेच दिया। बच्ची से दोगुने उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी कराकर मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामला संज्ञान में आते मुजफ्फरपुर पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और ताबड़तोड़ छापेमारी कर लड़की को बरामद करने के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख में बच्ची का सौदा हुआ। हालांकि पुलिस रकम को लेकर पुष्टि नहीं की है। 1.5 साल पहले बच्ची को बेचा गया था। नाबालिग के दादा और चाचा की शिकायत पर बच्ची को बरामद कर लिया गया। आरोपी मां, उसके बॉयफ्रेंड, नाबालिग के पति और उसे बेचने में मदद करने वाली महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। साथ ही सदर अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच कराई गई। मुजफ्फरपुर के गोबरसही के युवक से बच्ची की शादी कराई गई थी। करीब 1.5 साल पहले लड़की को गोबरसही की एक महिला के माध्यम से बेचा गया था। उसके बाद उसकी मां अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली फरार हो गई।
बच्ची के पिता मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे। वे काम के सिलसिले में मुजफ्फरपुर आए। पत्नी और बच्चों के साथ गोबरसही में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। इसी दौरान 2 साल पहले उनकी मौत हो गई। तब बच्ची 12 साल की थी। पति की मौत के बाद पत्नी परिवार नहीं चला पाई। इलाके के ही एक युवक से उसका प्रेम संबंध बन गया। वह शादी करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके बच्चों को रखने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मोहल्ले की ही एक महिला के जरिए मां ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया और बेटे को हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल का खर्च नहीं दे पाने पर हॉस्टल संचालक मुफ्त में उसे पढ़ाता रहा। बाद में लड़के ने ही अपने दादा के घर का पता बताया। इसके बाद हॉस्टल संचालक के जरिए परिजन को सूचना मिली। फिर दादा और चाचा बच्चों को खोजने लगे। जब कोई सुराग नहीं मिला तो रांची में 0 FIR दर्ज कराई गई। FIR मुजफ्फरपुर के सदर थाना पहुंची। मामले की जानकारी देते हुए ASP अवधेश दीक्षित ने बताया कि बच्ची के दादा ने रांची के रातू थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। वहां 0 FIR दर्ज की गई थी। केस मुजफ्फरपुर पहुंचा। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसमें आरोपी मां समेत 4 को पकड़ा गया। बच्चे को हॉस्टल से रिकवर किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया गया है। लड़की जो परसों FIR की गई थी रांची से, जो 0 FIR हुआ था, उसी में लड़की को रिकवर करके और उसके एक छोटे भाई को रिकवर करके जिस लड़की को जिसके हाथों बेचा गया था उसका सोकॉल्ड पति, उसको गिरफ्तार करके और जिस लड़की ने बिचवाया था जो दलाल का काम की, तो उनको अरेस्टिंग पहले कर ली गई थी। तो कल सदर थाने ने उसकी माँ को और उसके हस्बैंड मतलब उसके बॉयफ्रेंड को, दोनों को अरेस्ट किया है जिन्होंने बेचा था। कुल कितनी गिरफ्तारी हो चुकी? 4 गिरफ्तारी। कुछ पता चला सर मोटिव क्या था इसका? मोटिव वही था, लड़की का जो उसकी माँ थी, उसका पति कोरोना के टाइम पे मर गया था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, तो वो अपनी बच्ची को बेच कर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ वो करना चाहती थी। अमाउंट पता चला सर कितना में? अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो फिर उसका मैं बता दिया जाएगा। सावन की आखिरी सोमवारी को मुजफ्फरपुर के सुमेरा जानकी मंदिर में जलाभिषेक के लिए सिकंदरपुर बूढ़ी गंडक नदी से जल लेने पहुंचे शिव भक्तों में से एक 18 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। वह सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही पकड़ी इस्माइल का रहने वाला था। उसके पिता राजू महतो ने बताया कि जल लाने के लिए सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग बूढ़ी गंडक नदी आए थे। जल लेने के दौरान बेटा संदीप कुमार डूब गया। वह BA का छात्र था। लाश की खोजबीन चल रही है। वहीं मौके पर पहुंची SDRF की टीम कमांडर किशोरी कुमार यादव ने बताया कि 2 बोट से शव की तलाश जारी है। बच्चा मेरा इसमें डूब गया है नदी में। क्या करने आया था ये? बोल बम सब आया था, ओकरे साथ चल के आया था। अच्छा, फिर उसके बाद सब कमरिया सब चल गया, इसी में रह गया। 3 गो दोस्त के साथ डूबा था, 2 गो निकल गया, 1 गो ही रह गया इसी में। नाम क्या था? संदीप कुमार। क्या चीज करता था? पढ़ाई करता था। कौन क्लास? इंटर में। कहाँ से आया था? पकड़ी इस्माइल। अभी तक लाश नहीं मिला? नहीं मिला। कल कितना बजे घटना का सूचना मिला था? 12 बजे। हमको सर जानकारी मिला, जो बच्चा वहाँ से घर से आ गया यहाँ, और घर से यहाँ आया, हमको जानकारी कुछ नहीं मिला इसके बाद। और यहाँ आए तो पता चला ये डूब गया बच्चा। यहाँ क्या करने आया? वो जल चढ़ाने के मतलब बच्चे के साथ है यार। किसके साथ आया? हमारे एक और छोटे बच्चे हैं, उसी का जल चढ़ाने उसी के साथ में आया था। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हम लोग का सूचना मोबाइल से। हाँ, 3-4 गो आदमी था, उसको जोरे दोस्तों था, वही सब बताया। हाँ, वही सब बुला के ले आया। बच्चा तो घूर के जा रहा था, फिर भी दोबारा बुला के ले आया सब। सूचना मिली है सभी? सूचना मिली कल हम लोग को 12-1 बजे कि एक लड़का यहाँ डूब गया है। वो लड़का पकड़ी गोबर के कहाँ का है? गोबर से। हाँ। और कल हम लोग यहाँ से 2 बजे से ऑपरेशन शुरू किए हैं, तो कल शाम तक ऑपरेशन हुआ, नहीं मिला। आज सवेरे 9 बजे से ऑपरेशन पूरा जारी है। अभी तक प्रयास हम लोग ऑपरेशन का जारी रखे हुए हैं। जब तक बॉडी नहीं मिलता तब तक हम लोग अपना ऑपरेशन करते रहेंगे। कैसे डूबा है, कुछ जानकारी दी है परिजन लोग का कहना है कि यहाँ स्नान करने के लिए 5 लड़का के साथ आया था लोग, तो और वो अंदर 3 लड़का नहा रहा था, 2 लड़का अपना वीडियो बना रहा था। उसी नहाने के दरमियान में
डूब गया। मुजफ्फरपुर में एक महिला से पर्स और मोबाइल छीनना एक युवक को महंगा पड़ गया। लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल की है। पिटाई का वीडियो किसी ने बना लिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी मची रही। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि 0 माइल में आरोपी युवक एक महिला से मोबाइल और पर्स छीनने लगा। महिला शोर मचाने लगी। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। अहियापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि गिरोह से जुड़े अन्य शातिरों की भी तलाश की जा रही है। एक महिला का पर्स छीनने का प्रयास कर रहा था, उसमें पब्लिक द्वारा पकड़ के दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, जेल जा रही है। उसका आपराधिक इतिहास भी है। मैनापुर क्षेत्र से आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना की पुलिस ने डोंबा गिरोह के 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि कांटी के नरसंडा चौक के पास पटना के कुछ शातिर अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। पुलिस ने इलाके का घेराबंदी कर अपराधी को दबोच लिया। पकड़े गए शातिरों की पहचान पटना जिले के गांधी मैदान थाना के एग्जीबिशन रोड निवासी रोहित कुमार, वहीं पाटलिपुत्रा के सूरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल और एक चोरी का पल्सर बाइक बरामद किया है। वहीं पिछले दिनों रुपए के लेन देन के विवाद में कांटी थाना इलाके में 2 लोगों को गोली मारने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान कांटी थाना के साकिन छपरा निवासी गैना शाह उर्फ अमरजीत के रूप में हुई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। जी सर, बताया जाए। कल कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग घटनाओं में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। उसमें से जो पहली घटना है वो घटना है कि कुछ दिन पहले एक केस दर्ज हुआ था कांटी थाना में 656-23, जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष को गोली लगी थी और वो केस 307 में दर्ज हुआ था और आर्म्स एक्ट में। उस केस में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गिरफ्तारी कुछ दिन पहले कर ली थी अक्षय लाल नाम के क्रिमिनल की। उसके बाद रेड छापेमारी हमारी लगातार चालू थी और सूचना संकलन भी किया गया था और कल कुछ सूचना मिली जिस पर पुलिस द्वारा टीम बनाया गया कांटी थाना के द्वारा और उसके मुख्य अभियुक्त गेना शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक जो दूसरी घटना कांटी थाना अंतर्गत हुई है वो ये है कि कल रेगुलर गश्ती और चेकिंग करवाई जा रही थी जो रात को हम लोग करवाते हैं हर रोज़। उसके दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोका गया। पुलिस वाहन को देख के बाइक वापस मुड़ के तेज़ी से भागने की कोशिश कर रही थी। उस बाइक का पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उसको स्थानीय लोगों के द्वारा भी पकड़ लिया गया और पुलिस भी पीछे से पीछा कर रही थी। उस दौरान उन लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा मारपीट भी कर दी गई जिससे पुलिस ने उन लोगों को बचाया। उसके तुरंत बाद बाइक की चेकिंग की गई जिसमें उन दोनों के पास से एक देशी कट्टा, उसके साथ 3 जिंदा कारतूस और जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई। और इन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास में पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। इस प्रकार 2 अमुक केसेस में कांटी पुलिस को पहले घटना में सर क्या इसका ये था? ये जो पहले घटना की बात करें इसमें जो गोली चलने की घटना हुई थी उसमें कुछ लोगों के द्वारा आपसी लड़ाई में गोली चलाई गई थी जिसमें एक महिला और एक उसी के घर के एक पुरुष को गोली लगी थी और इस दौरान दोनों इलाजरत हैं। उस केस में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा एक गिरफ्तारी पहले की गई थी अक्षय लाल की। उसके बाद एक गिरफ्तारी कल उसके जो मुख्य सरगना थे गेना शाह की उसकी की गई जिसका पहले का भी काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। उसकी कल गिरफ्तारी हुई है। रीजंस क्या था सर गोलीबारी का? अभी तक जो निकल के आया वो है आपसी लेन देन का कुछ मामला था गांव का जिसमें कुछ पैसे का विवाद था, उसको लेकर गोलीबारी चली है। ये जो 2 अपराधी गिरफ्तार हैं क्या कुछ रिकवर और लोकल हैं या बाहर के रहने वाले? हाँ, ये जो 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं ये दोनों पटना के हैं। अभी तक जो इनिशियल छानबीन हुई है उसमें ये दोनों पटना के अपराधी हैं जो कि लूटपाट की घटना को करने की नीयत से आए थे, जो अभी तक इनसे पूछताछ में पता चला। और इनके पास एक देसी कट्टा भी था जिसमें कि 3 जिंदा कारतूस भी थे। और ये लोग नरसंडा पुल के पास, जो कि रात का समय था, तो ये लोग कुछ छीनताई करने की घटना को अंजाम दे सकते थे। और जिसके दौरान पुलिस के द्वारा जो चेकिंग की जाती है रात को गश्ती द्वारा, उसके द्वारा जो वहाँ के पदाधिकारी थे रजनीकांत, उनके द्वारा उस गाड़ी को संदिग्ध अवस्था में देखा गया तो उसको रोकने की कोशिश की गई। गाड़ी के को द्वारा भागा गया और उसको फिर पुलिस और लोकल लोग जब गाड़ी पुल से उतर गई तो वो लोकल लोगों द्वारा पकड़ा गया। क्योंकि पुलिस की गाड़ी भी पीछे लगी हुई थी तो उसमें वो लोग पकड़ाए। किसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं क्या? अभी तक तो ये गिरोह वाली बात खुल के बाहर नहीं आई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ पता चल जाए। उनका 1-2 नंबर मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें अगर और लोग भी
होंगे जो इस तरह की घटना करते होंगे वो हम लोग ज़रूर खोज लेंगे। और इसमें ज़रूरी बात यह है कि ये लोग पटना के रहने वाले थे जो यहाँ पे छिनतई की घटना को अंजाम देने के नियत से आए थे, तो उस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की स्थित निषाद भवन में 4 सत्रों में बीजेपी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह उत्तर प्रदेश प्रभारी मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह प्रवासी प्रभारी के रूप में उपस्थित रहे। बैठक 4 सत्रों में आयोजित की गई। प्रथम सत्र में जनसंख्या पर चर्चा की गई। इससे पहले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। दूसरे सत्र में मुजफ्फरपुर लोकसभा एवं सभी 6 विधानसभाओं की कोर कमेटी की बैठक की गई। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी हेतु एक कार्य रूप रखा गया। तीसरे सत्र में मंडल अध्यक्ष एवं जिला के सभी पदाधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें सांगठनिक कार्यों को पूरा करने का टास्क दिया गया। अंतिम सत्र में टोला की टीम के साथ आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में सांसद अजय निषाद, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री रामसूरत राय, सुरेश शर्मा, बसावन भगत, बेबी कुमारी, सुरेश चंचल, अर्जुन राम, लोकसभा प्रभारी रतन सिंह, लोकसभा संयोजक मुकेश चंद्रवंशी, जिला महामंत्री सचिन कुमार, ममता रानी, तरन राय, रविंद्र प्रसाद सिंह, अशोक सिंह, विष्णुकांत झा, भगवान लाल सहनी सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। संचालन धर्मेंद्र साहू एवं धन्यवाद ज्ञापन मुकेश चंद्रवंशी ने किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।